गुड इवनिंग प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं कि आप लोग काफ़ी अच्छे होंगे। आज मैं फिर से आप सभी को राजनीतिक विज्ञान पढ़ाने के लिए आया हूं। राजनीतिक विज्ञान में मैंने आप सभी को अध्याय 5 तक काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ा दिया, इसलिए आज मैं अध्याय 6 आप सभी को पढ़ाने के लिए आया हूं। तो प्यारे बच्चों, कॉपी पेन आप सभी को निकाल लीजिए और पढ़ना हम लोग प्रारंभ करते हैं, ठीक है? तो प्यारे बच्चों, कक्षा हमारा 12 हो गया, विषय राजनीतिक विज्ञान हमारा हो गया, ठीक है? अध्याय मेरा हो गया 6, अध्याय 6 हो गया है। और अध्याय का जो शीर्षक है, शीर्षक आप सभी को अपने कॉपी में नोट कर लीजिएगा, लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट। ये आपका 6ठे अध्याय का शीर्षक हो गया। तो सबसे पहले हम शीर्षक को समझेंगे। लोकतांत्रिक, आप सभी को पता ही है कि हमारा देश लोकतांत्रिक देश है कि नहीं? तो लोकतांत्रिक व्यवस्था का संकट, अर्थात ये जो संकट है, जो लोकतांत्रिक संकट है, इन्हीं को हमको क्या करना है, इस अध्याय में अध्ययन करना है, ठीक है? तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं मुख्य पॉइंट में आपको लिख देता हूँ, यानी मुख्य बिंदु। आपको इस अध्याय में क्या क्या पढ़ना है, जो भी मुख्य बिंदु है मैं आपको लिख देता हूँ। इससे आपको पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा क्या हो जाएगा, तो प्यारे बच्चों आसानी हो जाएगा, क्योंकि ये जो चैप्टर है थोड़ा सा बड़ा चैप्टर है, ठीक है? और काफ़ी इम्पोर्टेंट इसमें पॉइंट दिया गया है, इसलिए मैं चाहता हूं कि आप सभी पॉइंट काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाई करें, जिससे आपको 12th के बाद जब आप बीए करेंगे या फिर कोई जनरल कंपटीशन का तैयारी करेंगे तो भी आपको किसी भी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है? तो इसलिए सबसे पहले मैं लिख देता हूं मुख्य बिंदु। आप सभी को लिखिएगा मुख्य बिंदु, अर्थात इस अध्याय में हमें क्या पढ़ना है, मुख्य बिंदु, ठीक है? सबसे पहला जो आपको निकल करके आता है, 1971 के चुनाव के बाद, अर्थात 1971 के चुनाव की बात की कहानी हम लोग देखेंगे। 1974 के चुनाव के बाद की कहानी, यानी जो भी रहेगा कहानी उसको देखेंगे, क्योंकि अध्याय 5 में हमने देखा कि किस प्रकार इंदिरा गांधी ने 1971 के चुनाव को सफलतापूर्वक जीता, कांग्रेस का प्रभुत्व स्थापित किया इंदिरा गांधी ने। कौन सा डायलॉग दे करके? गरीबी हटाओ। मैंने काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ाया था। मैंने क्या बोला था कि इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया, और गरीबी हटाओ का नारा इस प्रकार चमत्कारी नारा निकला कि इंदिरा गांधी को इतना वोट आया कि इंदिरा गांधी पुनः कांग्रेस को प्रभुत्व स्थापित कर लेती है, ठीक है? तो चुनाव के बाद क्या परिणाम हुए, हमें सबसे पहले वो जानना है, ठीक है? इसलिए पहला मुख्य बिंदु 1971 के चुनाव के बाद की कहानी हम लोग देखेंगे। उसके बाद मुख्य बिंदु कौन कौन सा है, तो आर्थिक संकट, आर्थिक संकट, ठीक है? फिर हो जाएगा छात्र आंदोलन, छात्र आंदोलन, ठीक है? फिर आपका हो जाएगा नक्सलवादी आंदोलन, नक्सलवादी आंदोलन, ठीक है? सरकार और न्यायपालिका का संघर्ष, सरकार और न्याय पालिका का संघर्ष, आपातकाल,
ठीक है। आपातकाल की घोषणा या आपातकाल से ही जुड़ा हुआ जो पॉइंट आपका होगा या फिर मैं लिख ही देता हूँ, आपको आसानी हो जाएगा। ठीक है, आपातकाल के अंतर्गत हमें क्या क्या पढ़ना है, या फिर मैं इसको ऐसा कर देता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऊपर। ठीक है, आपातकाल, आपातकाल की घोषणा। ठीक है, आपातकाल के दौरान किए गए कार्य, आपातकाल के दौरान किए गए कार्य। ठीक है, आपातकाल के परिणाम, आपातकाल के परिणाम। ठीक है, आपातकाल के प्रति राय, आपातकाल के प्रति राय। आपातकाल के बाद, आपातकाल के बाद। ठीक है, फिर इसके बाद हम लोग देखेंगे 1977 का चुनाव, लास्ट में फिर हम देखेंगे 1977 का चुनाव देख लेंगे। फिर ये जो अध्याय है प्यारे बच्चों, ये अध्याय आपको समाप्त हो जाएगा। अर्थात कुल मिलाकर के हमें इस अध्याय में इतना पढ़ना है। ठीक है, तो लाइटली मैं आपको चैप्टर के बारे में, सॉरी पॉइंट के बारे में मैं आपको बता देता हूं, और मैं ये भी बता देता हूं कौन सा MBBI आपका पॉइंट है। तो देखिए, सबसे पहले इंदिरा गांधी 5वें अध्याय में, ठीक है, 5वें अध्याय में मैंने बताया था 1971 का चुनाव होता है, और 1971 में इंदिरा गांधी ने गरीबी हटाओ का नारा दिया था। गरीबी हटाओ का नारा इस प्रकार से चमत्कारी साबित होता है कि इंदिरा गांधी पुनः प्रधानमंत्री आपको बन जाती है। 1971 में प्रधानमंत्री बनने के बाद इंदिरा गांधी का जो रास्ता होता है, प्रधानमंत्री का सफ़र होता है, इतना आसान नहीं होता है जितना दुनिया सोचता है, क्योंकि 1971 में ही आप सभी को जानते ही न होंगे, जो पाकिस्तान है भारत पर आक्रमण कर देता है। और इस 1971 के युद्ध में हालांकि भारत का तो जीत होता है, जीत होने के बाद भारत के सामने और भी परेशानी आपको चले आता है। उस परेशानी के ही कारण जो है आपको आर्थिक समस्या दिखाई पड़ता है। इस आर्थिक समस्या के कारण भारत के पास जो धन होता है काफ़ी ज़्यादा कम हो जाता है, आर्थिक संकट हो जाता है, बेरोजगारी, भूखमरी, गरीबी, महंगाई देश भर में हो जाती है। परिणाम, जनता त्राहिमाम करना शुरू कर देती है, महंगाई से त्राहिमाम कर दी, यानी सब कुछ महंगा हो गया तो जनता तो त्राहिमाम तो करेगी ही करेगी। सरकार के पास जब धन नहीं होता है तो सरकार क्या करता है कि जो भी सरकारी कर्मचारी होता है उनका वेतन में कटौती कर देता है, तो सरकारी कर्मी भी आंदोलन करना प्रारंभ आपको कर देते हैं। इन्हीं सब चीज़ों का मौका का फ़ायदा उठा करके विपक्षी दल भी आंदोलन करना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसलिए इस अध्याय में नेक्स्ट हम आंदोलन पढ़ेंगे। ठीक है, आप सभी को हिंदी में अध्याय 3 पढ़ा होगा, संपूर्ण क्रांति। तो इस आंदोलन का जो शुरुआत है सबसे पहले हालांकि गुजरात में हुआ था। ठीक है, खास करके छात्रों ने आपको आंदोलन किया था, जिसे हम छात्र आंदोलन के नाम से जानते हैं, जिसका अगुवाई विपक्षी दल आपको किए थे, बड़े बड़े नेता किए थे। और एक जो संपूर्ण क्रांति आंदोलन है जिसका अगुवाई आप लोग सभी को जानते होंगे, जयप्रकाश नारायण जी आपको किए। इसी प्रकार बहुत सारे आंदोलन हुए, जिसमें से छात्र आंदोलन, रेल आंदोलन, यानी रेल को जाम आपको किया गया। ठीक है, इस प्रकार से आपको चलने के बाद फिर पुनः क्या होता है, नक्सलवादी आंदोलन होता है, यानी कई जगह रेल आंदोलन हो गया, छात्र आंदोलन हो गया, नक्सलवादी आंदोलन है ना हो गया।
फिर सरकार और न्यायपालिका के बीच संघर्ष होता है, ठीक है। तो और उसके बाद देश भर में क्या हो जाता है कि आपातकाल लागू हो जाता है। अब इस अध्याय में जो इस अध्याय का रीड है वह है आपका आपातकाल। हमें आपातकाल को काफ़ी डिटेल से पढ़ना है, काफ़ी अच्छे तरीके से पढ़ना है। आपातकाल इस अध्याय में नहीं पढ़िएगा, समझिए कि इस अध्याय में आपने कुछ नहीं पढ़ा, ठीक है। इसलिए मैं क्या करता हूँ, इतना जो पॉइंट है लाइटली मैं आपको बताऊँगा। लाइटली का मतलब अच्छा से ही बताऊँगा। आपका जो सिलेबस है वो तो पूरा तो मान के चलिए मैं तो करूँगा ही। एक जो होता है डिटेल से एकदम कि सिलेबस से और भी ज़्यादा मैं आपको बता दूँ, तो मैं आपको हमेशा बताता हूँ, ठीक है। तो इनको लाइटली हमको जाना है और डीपली फोकस कर देना है, आपातकाल पर हमको कर देना है, ठीक है। समझ गए प्यारे बच्चों। इसलिए सबसे पहला हम लोग हेडिंग देते हैं 1971 के चुनाव के बाद। तो इतना मैं आपको मिटा देता हूँ, आप लोग नोट तो कर ही लिए ना होंगे, ठीक है। तो चलिए उन्नीस सौ 71 के चुनाव के बाद 1971 में तो घमासान आपको चुनाव होता है। विपक्षी दल गैर कांग्रेसवाद का नारा देता है, जबकि कांग्रेस अर्थात इंदिरा गांधी जो है वो गरीबी हटाओ का नारा देती है। खैर गरीबी हटाओ का नारा चमत्कार साबित होती है। इंदिरा गांधी प्रचंड बहुमत से जीतती है और प्रधानमंत्री बनती है, प्रधानमंत्री का शपथ ग्रहण करती है और पुनः देश में एक बार फिर से इंदिरा गांधी की सरकार स्थापित होती है। ये बात है 1971 का, आप सभी को पता ही होगा। 1971 में इंदिरा गांधी चुनाव जीत जाती है, प्रधानमंत्री बन गई। तो हुआ यूँ कि 1971 में ही क्या होता है देख लीजिए। ये है हमारा प्यारा देश भारत। तो ये जो पाकिस्तान है, मैंने बताया था कि पाकिस्तान पहले दो हिस्सों में बटा हुआ था। एक इसको बोलते हैं पूर्वी पाकिस्तान, पश्चिमी पाकिस्तान, और इसको बोलते हैं पूर्वी पाकिस्तान। यानी एक इधर भी पाकिस्तान था, एक इधर भी पाकिस्तान था। अर्थात 1971 के पहले पाकिस्तान के पास दो भूभाग था। एक भूभाग ये हो गया, दूसरा भूभाग ये हो गया, ठीक है। तो जो युद्ध होता है 1971 में, ठीक है, 1971 में जो युद्ध होता है प्यारे बच्चों, वो इस वाले पाकिस्तान के साथ होता है, यानी इस भूमि से। तो इस भूमि पर घमासान आपको युद्ध चलता है काफ़ी ज़्यादा। घमासान युद्ध चलने के बाद जो है ये वाला जो हिस्सा है पाकिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान युद्ध हार जाता है। और हारने के बाद ये जो पाकिस्तान है, इस पाकिस्तान वाले क्षेत्र को भारत आपको आज़ाद कर देता है। और आज़ाद करने के बाद ये जो पाकिस्तान है, पूर्वी पाकिस्तान, इसको नया देश बना दिया जाता है, जिसे हम बोलते हैं बांग्लादेश। आज जिसे हम बांग्लादेश के नाम से जानते हैं, वह पहले पाकिस्तान का ही भाग हुआ करता था। 1971 के युद्ध में, ठीक है, भारत क्या करता है, इस पूर्वी पाकिस्तान को आपको आज़ाद करा देता है। अब देखिएगा इस युद्ध में ही, 1971 के युद्ध में ही होता क्या है कि इस क्षेत्र से, यानी पूर्वी पाकिस्तान वाले क्षेत्र से बहुत सारे शरणार्थी पाकिस्तान को छोड़ करके भारत में घुस जाते हैं, यानी घुसपैठी हो जाते हैं, भारत में अपना शरण लेते हैं। और उनकी जो संख्या होती है लगभग 80 लाख से भी ऊपर होती है। कितनी होती है तो प्यारे बच्चों 80 लाख, ठीक है। तो पूर्वी पाकिस्तान में जो हिंदू रहा करते थे, अल्पसंख्यक रहा करते थे, वो बड़ी मात्रा में, ठीक है, अपना शरण कहाँ लिए, पाकिस्तान में लिए। जाहिर सी बात है हिंदू कहाँ भागेंगे, या तो त्रिपुरा, या तो असम में, या तो बिहार में, या तो झारखंड में, यानी इस प्रकार जो भी राज्य पकड़ाएगा, ठीक है, उन राज्यों में शरणार्थी ने अपना क्या लिया तो प्यारे बच्चों शरण लिया, ठीक है। लगभग कितना शरणार्थी तो नोट कर लीजिएगा, 80 लाख शरणार्थी ने आपको शरण आपको लिया था, ठीक है। तो एक तो शरणार्थी ज़्यादा शरण लेने के कारण क्या हुआ, भूखमरी का समस्या उत्पन्न हो गया। क्योंकि 80 लाख जो लोग पश्चिमी पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान से भारत आए हैं, उनका खान पान भी तो होगा, खाना पीना भी होगा,
तो जिस कारण काफ़ी ज़्यादा आर्थिक संकट आपको उभरा, पहला कारण। दूसरा कारण ये था कि पूर्वी पाकिस्तान से जो युद्ध जो हुआ था, हुआ क्या कि जो आपका अमेरिका है, अमेरिका पाकिस्तान का साथ आपको दिया इस युद्ध में, और रूस भारत का साथ दिया था। तो जिस कारण अमेरिका पाकिस्तान का समर्थन किया तो भारत और अमेरिका का रिश्ता खराब हो गया। परिणाम स्वरूप भारत और अमेरिका का रिश्ता खराब होने के कारण जो अमेरिका से मदद है वो मदद हमें नहीं मिली। तो फलस्वरूप यह हुआ कि भारत जो है आर्थिक समस्याओं से घिर गया। भारत आर्थिक समस्याओं से घिर गया। अब आर्थिक समस्या कौन कौन सा है? तो पहली बात शरणार्थी को संभालना, दूसरा बेरोजगारी हो गया, तीसरा भूखमरी, ठीक है, चौथा देश भर में खाद्यान्न का संकट, क्योंकि मानसून भी साथ नहीं दिया तो खाद्यान्न संकट भी न हो गया, जिस कारण पूरे देश भर में महंगाई छा गए। लोग जो है पहले के तुलना में और भी महंगाई देख रहे थे, तो परिणाम देश भर में असंतोष फैलने लग गया। और यही जो असंतोष है धीरे धीरे जनता ने क्या किया था प्यारे बच्चों, धीरे धीरे जनता ने आंदोलन करना आपको प्रारंभ कर दिया, ठीक है। तो 1971 के बाद के तो घटना तब तो समझ गए, सिंपल सी, प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री क्या बनी, सीधे 1971 का युद्ध वो संभालना प्रारंभ कर दी। तो सोचिए कि इंदिरा गांधी कितना महान थी। और बनने के साथ ही इंदिरा गांधी ने पूर्वी पाकिस्तान को आज़ाद भी कराया और भारत को जीत भी दिलाई, ठीक है। तो इसलिए इंदिरा गांधी का जो परतर है हम लोग किसी दूसरे प्रधानमंत्री से नहीं कर पाते हैं, ठीक है। अब हम पॉइंट बना करके देखेंगे आर्थिक संकट, क्योंकि मेन जड़ तो आपका आर्थिक संकट है। चलिए, तो आर्थिक स्थिति हमें क्या देखना है? तो प्यारे बच्चों आर्थिक स्थिति को देखना है। आप लोग नोट कर लीजिएगा, जो भी बात मैंने अभी बोला उन्हीं को नोट कर लेना है ताकि आपको पढ़ने में आसानी हो जाए, ठीक है। आर्थिक स्थिति, ठीक है। तो देखिए सबसे पहला आर्थिक स्थिति में क्या था, बांग्लादेश युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर जोर पड़ा, जाहिर सी बात है। तो आप लोग नोट कर लीजिएगा, बांग्लादेश युद्ध के कारण, अब बांग्लादेश युद्ध के कारण मतलब कि पाकिस्तान से जो हमारा युद्ध हुआ, या फिर बांग्लादेश की जगह पाकिस्तान भी लिख सकते हैं, ठीक है। बांग्लादेश थोड़ा सा खराब लगता है, पाकिस्तान, क्योंकि पहले तो पाकिस्तान से हमारा युद्ध हुआ, वो तो हम लोगों ने आज़ाद करवा दिया था ना, ठीक है। तो पाकिस्तान युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर जोर पड़ा, ठीक है, जोर पड़ा। 1971 का कौन सा युद्ध? तो प्यारे बच्चों 1971 का, चूँकि पाकिस्तान के साथ हमारा पहला एक बार और युद्ध हो चुका था 1965 में, यह दूसरा युद्ध था। तो 1971 का पाकिस्तान युद्ध के कारण भारत की अर्थव्यवस्था पर क्या पड़ा था प्यारे बच्चों? जोर पड़ा, जिससे जाहिर सी बात है कि हमारा अर्थव्यवस्था क्या हो जाएगा? कमज़ोर तो आपको होगा ही होगा हमारा अर्थव्यवस्था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है, अब इसी युद्ध के कारण 80 लाख लोग भारत में अपना शरण लिए थे, अर्थात तो पूर्वी पाकिस्तान में जो लोग हिंदू थे उन्होंने अपना प्राण का रक्षा खातिर, अपना जान का रक्षा खातिर पूर्वी पाकिस्तान को छोड़ करके लगभग 80 लाख जो लोग हैं वो भारत में अपना शरण लिए, ठीक है। तो लगभग 80 लाख शरणार्थी भारत आ गए, जिनका दबाव भारतीय अर्थव्यवस्था पर
भारतीय अर्थव्यवस्था पर पड़ा। ठीक है, इसे भी मैंने बता दिया। अब 80 लाख लोग एडिशनल चलाएगा भारत में, तो अर्थव्यवस्था पर तो दबाव ही पड़ेगा ना। तो उसका खाना खुराकी रहन सहन सब कुछ तो भारत सरकार को करना पड़ेगा, तो माथा का दर्द आपको हो जाएगा। आप ही के घर में 10 लोग रहता है, 5 को लोग ऊपर से कोई रिश्तेदार चलाएगा रहने के लिए, आपका माथा का हेडेक होगा कि नहीं होगा? एकदम हो जाएगा। ठीक है, अमेरिका ने भारत की मदद करना पूरी तरह से बंद कर दिया, क्योंकि मैंने बताया कि 1971 के युद्ध में अमेरिका पाकिस्तान का साथ देते हुए भारत के विरुद्ध जंगी जहाज भेजा था। ठीक है, तो 1971 में के युद्ध में तो अमेरिका खुद ही हम पर आक्रमण करने के लिए जंगी जहाज भेज दिया था, तो हम कैसे अमेरिका से मदद लेंगे? वो तो मेरा दुश्मन बन गया था उस समय। वो क्या मेरा बन गया था? तो प्यारे बच्चों, दुश्मन। ठीक है, तो अमेरिका ने भारत की मदद करना पूरी तरह से क्या कर दिया? तो प्यारे बच्चों, बंद कर दिया। ठीक है, अमेरिका ने भारत की मदद करना पूरी तरह से बंद कर दिया। ठीक है, अब इसके कारण क्या हो जाता है कि पूरे देश भर में महंगाई छा जाती है, कच्चा तेल में भी वृद्धि हो जाता है, हर एक वस्तु का दाम बढ़ जाता है। ठीक है, तो महंगाई बढ़ गई, तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार की कीमतों में देश में, सीधे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ शॉर्टकट में, देश में महंगाई बढ़ी। ठीक है, देश में महंगाई बढ़ गई, महंगाई बढ़ी, उसके बाद बेरोजगारी में वृद्धि हुई। ठीक है, और जो मेन पॉइंट है, खर्च कम करने के लिए सरकार ने सरकारी कर्मचारी जो होता है उसका वेतन में भी कटौती कर दिया। सरकारी कर्मचारी को जो बोनस दिया जाता था उन बोनस को भी ख़त्म कर दिया, तथा जितना जो मूल वेतन था उसमें भी बहुत सारा कटौती कर लिया। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, कर्मचारी बेचा तो भड़केगा ही भड़केगा, आंदोलन वो तो करेगा ही करेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट पॉइंट क्या हो जाएगा? खर्चे कम करने के लिए सरकार ने कर्मचारियों का वेतन रोक दिया। ठीक है, वेतन जो है आपको रोक लिया था। खर्चे कम करने के लिए सरकार ने कर्मचारियों का वेतन आपको रोक लिया था। ठीक है, तो इन सभी जितना भी आर्थिक स्थिति प्यारे बच्चों देख रहे हैं, इस आर्थिक स्थिति में जनता तो उतना समझदार होती नहीं है। जनता सीधे देखिए महंगाई बढ़ गया, सीधे देखिए बेरोजगारी हुआ, सीधे देखिए हर एक वस्तु का दाम बढ़ गया, जनता भूख से कर्राई, 2 वक्त का रोटी नहीं मिला, जनता ने आंदोलन करना प्रारंभ कर दिया। ठीक है, तो इस प्रकार सबसे पहले जो आपका आंदोलन प्यारे बच्चों होता है, वह आंदोलन होना क्या हो जाता है? प्रारंभ हो जाता है। तो पहला आंदोलन निकल करके आता है छात्र आंदोलन का। ठीक है, जितने भी छात्र होते हैं वो छात्र एकत्रित होते हैं, क्योंकि देश का भविष्य किसे कहा जाता है? छात्र को कहा जाता है, और छात्र को राजनीति पढ़ाई के साथ साथ राजनीति में भी भाग लेना चाहिए। इसलिए छात्र क्या करता है? राजनीतिक में भाग लेता है, और छात्र आंदोलन करना प्रारंभ आपको कर देता है, जिसे हम छात्र आंदोलन के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? तो प्यारे बच्चों, छात्र आंदोलन के नाम से हम लोग जानते हैं। ठीक है,
तो जो छात्र आंदोलन है कब हुआ, आपने हिंदी में पढ़ा होगा 1974। तो देश में बढ़ते महंगाई को ही देख करके 1974 में छात्रों ने छात्र आंदोलन किया। हिंदी के चैप्टर 3 में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, जिसका अगुवाई बाद में जयप्रकाश नारायण जी आपको किए थे, ठीक है। और यही छात्र आंदोलन आगे चल करके बाद में एक संपूर्ण क्रांति का रूप क्या कर लेती है, तो प्यारे बच्चों धारण कर लेती है, ठीक है। तो अब आगे का जो पॉइंट आएगा वो आएगा छात्र आंदोलन। स्टार पॉइंट करके दीजिएगा छात्र आंदोलन, ठीक है। तो पॉइंट बाय पॉइंट करके हम लिख लेते हैं। थोड़ा सा इसे मैं ब्लू में कर देता हूं ताकि सभी बच्चों को, ठीक, इसको मैंने ब्लू कर दिया। जो मैं बोला उसको कॉपी में नोट करके लिख दीजिए। तो छात्र आंदोलन का कारण क्या था? देश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों और देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को देखते हुए जनवरी 1974 में छात्रों ने आंदोलन आपको कर दिया, ठीक है। भ्रष्टाचार था तभी तो मान के चले बेरोजगारी और भी चरम सीमा पर आपको था। तो भ्रष्टाचार और आपका देखिएगा भ्रष्टाचार तथा महंगाई को ही देख करके छात्रों ने छात्र आंदोलन किया था। तो ये नोट कर लीजिएगा, देश में आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती हुई कीमतों और देश में बढ़ रहे भ्रष्टाचार को देखते हुए जनवरी 1974 में छात्रों ने आंदोलन शुरू कर दिया, ठीक है, शुरू कर दिया। ये पॉइंट नोट कर लीजिएगा, काफ़ी इम्पोर्टेंट पॉइंट है। जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं व्हाइट बोर्ड पर इसलिए लिख देता हूँ ताकि आप लोग कॉपी में नोट कर लें। अभी जैसे मैं पढ़ा रहा हूँ, समझ रहे, लिखा रहा हूँ, यदि आप लिख भी रहे साथ में आपको याद करने का कोई आवश्यकता ही नहीं पड़ेगा, ये मेरा गारंटी है, ठीक है। ऐसा करके देखिए, स्वतः याद हो जाएगा, ठीक है। मार्च 1974 में बिहार में भी इन्हीं सब वजहों से आंदोलन आपको शुरू हो गया था, ठीक है। मार्च 1974 में बिहार में भी इन्हीं सब वजहों से आंदोलन शुरू हो गया, ठीक है। आंदोलन का नेतृत्व करने के लिए जयप्रकाश नारायण जी को बुलाया गया। उन्होंने आंदोलन के नेतृत्व के लिए शर्तें रखे। यानी पहले ही मैंने कहा था कि जो बिहार में जो आंदोलन है उनका नेतृत्व जयप्रकाश नारायण जी आपको किया, लेकिन जयप्रकाश नारायण जी ने कहा कि नहीं देखो बाबू, मैं नेतृत्व में नहीं करूँगा। लेकिन विद्यार्थी इतना जोर लगा दिए कि जयप्रकाश नारायण जी को झुकना पड़ा।
तो जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं अच्छा ठीक है, मैं आंदोलन का नेतृत्व मैं करूंगा, लेकिन मेरे भी शर्त होगा। मेरा 2 शर्त है। सबसे पहला शर्त यह है कि ये जो आंदोलन होगा यह अहिंसक होगा। कैसा होगा? तो प्यारे बच्चों, अहिंसक होगा, अर्थात इसमें कोई हिंसा प्रदर्शन नहीं होगा, अर्थात आंदोलन पूरी तरह से अहिंसक होगा। और यह जो आंदोलन है सिर्फ बिहार तक ही नहीं रहेगा, बल्कि इस आंदोलन को पूरे देश भर में फैलाना है। क्या करना है? तो प्यारे बच्चों, पूरे देश भर में। अब देश भर में जब तक नहीं फैलाएंगे तब तक यह आंदोलन काम करेगा नहीं, आपको करेगा। ठीक है, तो इसलिए इस आंदोलन का नेतृत्व कौन किया? तो जयप्रकाश नारायण। डायरेक्टली मैं पॉइंट में लिख देता हूँ, ठीक है, क्योंकि समय ज़्यादा लग जाएगा, इसलिए आप समझ लिए, तो उस हिसाब से आप नोट कर लीजिएगा। तो जयप्रकाश नारायण, जिसे शॉर्ट कोट में जेपी भी कहा जाता है, जेपी नारायण, ठीक है, या जेपी जयप्रकाश नारायण। अब जयप्रकाश नारायण को नेतृत्व करने के लिए बुलाया गया। अब जयप्रकाश नारायण जी कहते हैं कि सुनो बाबू, मैं नेतृत्व करूंगा, लेकिन मेरा 2 शर्त होगा। मेरा कितना शर्त होगा? मेरा 2 शर्त होगा। तो जयप्रकाश नारायण जी का 2 शर्त कौन कौन सा था? सबसे पहला शर्त था अहिंसा, कि आंदोलन पूरी तरह अहिंसक रहेगा। ठीक है, अहिंसक रहेगा, यानी हिंसा प्रदर्शन नहीं होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा? आंदोलन सिर्फ बिहार तक सीमित नहीं रहेगा, सीमित नहीं रहेगा, बल्कि इसे पूरे देश में फैलाया जाएगा। इसे पूरे देश में फैलाया जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, ये दोनों पॉइंट आप सभी को लिख लीजिएगा। तो इस प्रकार से पूरे देश भर में क्या हुआ था प्यारे बच्चों? छात्र आंदोलन हुआ। 1 मिनट, ठीक है। तो इस प्रकार प्यारे बच्चों पूरे देश भर में आपका छात्र आंदोलन आपको होता है। इसके जो बाद निकल करके आता है वह आपको निकल करके आता है नक्सलवादी आंदोलन। ठीक है, तो नक्सलवादी आंदोलन, इसे मैं मिटा देता हूं। अब ये जो नक्सलवादी आंदोलन है, रेल आंदोलन है, इन सभी पॉइंटों को मैं आपको कल की क्लास में काफ़ी अच्छे तरीके से मैं समझा दूंगा। ठीक है, तो प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।